हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, तो इसको प्रकट अधिमान सिद्धांत ही बोलते हैं। बेसिकली कहना ये चाहता है थ्योरी कि जब जो कंज्यूमर है, अगर उसके सामने उसकी इनकम गिवन है, उसके प्राइसेस गिवन है, तो उसको अपने अल्टरनेटिव भी पता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। तो वो क्या करता है, कंज्यूमर इंडिफरेंस नहीं होता हिक्सियन अप्रोच की तरह कि हम कौन सा चूज़ करें। ये कहता है कि ऑलरेडी वो कोई एक ऑप्शन को जहाँ पर स्ट्रांग लगता है उसको स्ट्रांग डिसीजन लेता है और उसको चूज़ करता है, जिसे हम अपना रिवील्ड को, अपनी प्रेफरेंस को प्रकट करता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए आपको देखिए कि सपोज दैट एक कंज्यूमर है, उसके पास एक बजट लाइन गिवन है, और बजट लाइन कैसे बनती क्लास आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। मान के चलो हमारे पास एक सर्टेन इनकम है, हमारे पास इनकम है, ठीक है, और हमारे पास 2 गुड्स हैं, क्वांटिटी X है, क्वांटिटी Y है, 2 गुड्स हैं, दोनों के प्राइसेस दिए गए हैं। ठीक है, दोनों को प्राइसेस दिए गए हैं, तो क्वांटिटी गिवन है कि कितना परचेज कर सकता है। सपोज दैट इनकम है मान चलो 100 रुपीज़ क्लास, और प्राइस है अगर 10 रुपीज़ है, और प्राइस Y अगर 10 रुपये है, यानी कि उसके पास एक कम्बिनेशन बनता है अलग अलग कम्बिनेशन बनाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि अगर इसको क्वांटिटी X निकालेंगे तो कितना निकलेगा क्लास, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि क्वांटिटी X की वो 10 क्वांटिटी परचेज़ कर सकता है। ठीक है, और इसकी ये Y की भी 10 क्वांटिटी परचेज कर सकता है। तो ये जो A और B है वो उसके लिए क्या है, बजट लाइन हो गई उसकी। A और B एक उसकी बजट लाइन हो गई। अभी बोलता है कस्टमर, मान इसको BL बना दो, BL। ठीक है, ये आपका बजट लाइन है। अब कंज्यूमर अगर A पॉइंट पे चूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन है, C लेता है, D लेता है, E लेता है, F लेता है, G लेता है, N लेता है, R लेता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है वो चूज़ कर सकता है। कहने का मतलब यह है क्लास कि अगर वो इस कॉम्बिनेशन को चूज़ करता है, ठीक है, तो भी X और Y की कुछ क्वांटिटी ले रहा है। R कॉम्बिनेशन को चूज़ करता है तब भी वो कोई ना कोई क्वांटिटी परचेज कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर है उसका वो कितना हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो 100 ही हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका 100 हो रहा है। तो अगर हम इसे इंडिफरेंस कर की बात करें तो वो फिर A, B और R में क्या होगा, वो इंडिफरेंस रहेगा। लेकिन यहीं पर जो है हिक्सियन अप्रोच हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को हम बोलें कि एक स्ट्रांग डिसीजन ले लिया और हमने बोला कि A पॉइंट पर उसका इक्विलिब्रियम है, वो A को चूज़ करेगा, यानी कि इसके इस एरिया को इसके ऊपर रहेगा, तो इसे बोलेंगे प्रेफरेंस जोन। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस जोन, इसी जोन में रहेगा, यानी कि वो आपका उसका A पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रांग डिसीजन हो गया, रिवेल प्रेफरेंस हो गया। उसके लिए ये सब क्या हो गए, इन्फीरियर हो गए। यानी कि देखो E का मतलब होता है क्लास कि पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगा, उसको बच जाएगा। C का मतलब पूरा पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, तो यानी कि इस बजट लाइन के अंदर में है, तो इसका मतलब आप पूरा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा कंज्यूमर। तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। अगर इंडिफरेंस कर्व में होता तो हम बोलते थे कि जिस पॉइंट पर बजट लाइन काटेगी, लेकिन यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व नहीं है। यहाँ पर ये बताना है कि इस पॉइंट पर उसका अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है तो इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस। अपने प्रेफरेंस को उसने रिवील कर दिया कि हम A पॉइंट को चूज़ करेंगे। ये तो रिवील प्रेफरेंस थी। बाकी अदर जो है वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है उसके बारे में। ठीक है, अगर इसके बाहर वो प्रेफरेंस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, वो उसको परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया रिवील प्रेफरेंस की एक छोटी सी बात। सेम थिंग है जो इंडिफरेंस कर में था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। तो अब बोलो भाई ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं क्लास कि सर मान लीजिए मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है या प्राइस घट जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो रिवील प्रेफरेंस में सिमुलेशन ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, या घट जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बिटा रहा हूँ, फिर से बताऊँगा इसको समझाने के लिए आपको कि
अच्छा, दो चीज़ आपको बताए थे, कंसिस्टेंसी और ट्रांसटिबिलिटी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन बी डज नॉट ग्रेटर देन ए, नहीं हो सकता है। अगर ए को ए इज़ ग्रेटर देन बी देन बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि किसी कंडीशन में अगर उसने ए को चूज़ कर लिया है तो बी उसके लिए प्रेफरेंस नहीं होगा, और अगर बी को चूज़ किया है तो ए उसके लिए प्रेफरेंस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, यानी कि इसे ही बोलते हैं कंसिस्टेंसी सिचुएशन। और टू कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, वन कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो रिवेल प्रेफरेंस में यही बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे समझाएंगे इसको। मान के चलो मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है थोड़ी देर के माने में, तो अगर मैं एक बात करूँ, इन डिफरेंस करके बहुत अच्छे समझा हुआ है तो इसमें परेशान नहीं है आपको। आपकी ये बजट लाइन है, ठीक है, मान चलो कंज्यूमर ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है बेटा, ठीक है, BEL बजट लाइन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, रिवील को प्रेफरेंस कर रहा है। अगर मार्केट में, आप बताइए, अगर मार्केट में प्राइस घट जाता है तो क्या होता है? तो जब मार्केट में प्राइस घटता है तो हमारा जो बजट लाइन है कहाँ शिफ्ट हो जाती है? लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में? बताइए, हमारी बजट लाइन राइट हैंड में शिफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? BEL1 हो जाती है। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि BEL होने से आपको इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पता ही है आपको निकालना, तो यहाँ पर भी इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानना जरूरी है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। तो बेटा जी सीधी सी बात है कि अब कंज्यूमर कितना परचेज करेगा, अब उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन कहाँ होगा। अब आपको इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट को फाइंड करना है तो किस पर फाइंड करेंगे? यही रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी का बात है कि अगर मार्केट में प्राइसेस घट जाता है या प्राइसेस बढ़ जाता है तो अपने किस पॉइंट पर रिवील्ड करेगा। तो देखिए वही कंपेंसेशनरी मेथड लगाएंगे। तो करना क्या है कि जो पॉइंट खरीद रहा है, जितना पॉइंट खरीद ले पा रहा है, मान चलो क्लास थोड़ा समझाते हैं आपको, ये हम बता रहे हैं मैंने बताया आपको कि उसके पास 100 रुपीज़ है, 100 है तो मान चलो 10 और 10 खरीद सकता है, थोड़ी देर के मानी वो 10 और 10 खरीद सकता है। ठीक है, अब मान के चलो मार्केट में कितना खरीद रहा है? 5 और 5 खरीद रहा है, 5x ले रहा है, 5y ले रहा है। क्लियर है? 5-5 ले रहा है, यानी कि 50-50 रुपये दोनों पे खर्चा कर रहा है। क्लियर है? अब मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट में रेट किसका कम हो गया? x का रेट कम हो गया, PX1 हो गया, यानी कि 5 रुपये हो गया, तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब कितना खरीद पाएगा बेटा जी? 100 को डिवाइड करो 5 से तो 20, यानी कि अब वो 20 क्वांटिटी खरीद सकता है। तो जब भैया x की 20 क्वांटिटी खरीद सकता है तो y को घटाएगा ही, y को तो घटाएगा क्योंकि x को बढ़ाएगा, क्योंकि x सस्ता हो गया, y को कम करेगा। लेकिन अपना डिसीजन कहाँ लेगा, अपना किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, ये आपको देखना है। तो इसके लिए क्या करोगे? वही कंपेंसेशनरी मेथड बनाएंगे, कंपेंसेशनरी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जिसे मतलब कि उससे उतने पैसे वापस लेंगे जितना उसको ज़रूरत नहीं है। कैसे लेंगे? अब उसको पहले कितना खरीदता था? 5 खरीदता था, तो 5 रुपये के हिसाब से 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 तो कितना आ जाएगा? 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ में आ जाएगी गुड्स ये, और ये इसके लिए भैया 50 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, 50 25 तो यानी कि 50 + 25 यानी कि 25 रुपीज़ बच गया। अगर 25 रुपीज़ बच गया यानी कि 100 में से 75 खर्चा हुआ तो 25 आपके पास बच गया, तो उसे हम कंपेंसेशनरी मेथड बोलते हैं। अब क्या करें, हमारे पास 75 रुपीज़, यानी कि उस कस्टमर को 75 रुपीज़ ही चाहिए इस कॉम्बिनेशन को लेने के लिए, तो उसको 75 रुपीज़ दे करके फिर से मार्केट में भेजो, तो देखो कौन सा डिसीजन लेता है। तो 75 की बजट लाइन बनाएंगे तो कैसे बनेगी? अब आप 75 की बजट लाइन बनाएंगे तो 75 डिवाइड बाई 5 कितना ले गया? 15 × 5 = 75, और 75 डिवाइड बाई 10 करेंगे y का तो 7.5, यानी कि अब बजट लाइन बनेगी 7.5p और दूसरे की बनेगी कितना? 15 की। तो एक बजट लाइन यहाँ से और जाएगी। क्लियर हुआ? तो कितने बन जाएगी? 7 और 15 की, यानी कि एक ACD एक हमारी न्यू बजट लाइन हो गई। ठीक है, बात समझना? अब जब CD हमारी एक बजट लाइन होगी तो अब बताओ, अब कंज्यूमर किस पॉइंट पर अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा? रिबिल्ड कहाँ पर करेगा? अब रिबिल्ड ऑटोमेटिकली वहाँ पर करेगा जो पहला था वो तो नहीं करेगा, तो यानी कि A पॉइंट पर तो वो करेगा नहीं।
और इस लाइन पर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो इतना इस लाइन पर करेगा, इस लाइन पर, ठीक है। यानी कि इस लाइन से ऊपर, प्रीवियस बजट लाइन से ऊपर यहाँ पर किसी पॉइंट पे जा सकता है वो, यानी कि यहाँ भी जा सकता है, 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 लेकिन इस पॉइंट पे नहीं करेगा। तो ए और यल उसके लिए प्रेफरेंस जोन में नहीं आएगा। बेसिकली अब क्या करेगा, ए और डी के पॉइंट में कहीं भी अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेट घट गया है। तो घट गया है, इसका मतलब क्या करेगा, वो y को कम कर देगा और x को बढ़ाएगा। मेरी बात समझना। तो यानी कि अब उसका स्ट्रॉन्ग रिवील्ड प्रेफरेंस जो पॉइंट होगा वो न्यू बजट लाइन पे रहेगा, जो कि कंपेसेटरी बजट लाइन है। आगे समझ में? वेरी गुड। अब बात करते हैं क्लास, अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए कि मार्केट में रेट बढ़ गया, ठीक है, मार्केट में रेट बढ़ गया, मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो मैं न्यूमेरिकल से समझाता हूँ ताकि आपका माइंड में क्लियर हो जाए बातें। देखो मान के बजट लाइन है, ये कितने की बेटा जी, 10 और 10 की थी, ठीक है। मान चलो 5 खरीद रहा था, 5 और 5 परचेज कर रहा था, ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। क्लियर है? अब कहते हैं कि मार्केट में रेट बढ़ गया। जब यक्स का रेट बढ़ गया, 10 रुपये था, सिर्फ हमने 5 किया तो वो बनाया, अब हम इसको करते हैं 10 रुपये से 20 रुपये हो गया। रेट जब 20 रुपये हो गया तो क्या होगा, बजट लाइन किधर को शिफ्ट होगी क्लास, अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि हमारी बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर सॉरी ये और कम हो जाएगा वैसे तो देखा जाए, क्योंकि 20 रुपये हो गया तो 5 पे आ जाएगा, तो न्यू बजट लाइन कहाँ चली जाएगी क्लास, थोड़ा सा और कम हो जाएगी, ठीक है, 5 पे आ जाएगी। तो क्या करेगा, क्योंकि एक्स महंगा हो गया है तो अब ये इस पॉइंट पे तो खरीदेगा नहीं और ख़रीद भी नहीं पाएगा, क्योंकि जितना अगर देखो 20-2500 और 5-50, यानी कि अब पहले पॉइंट को ख़रीदने के लिए 5 और 10 को ख़रीदने के लिए उसको पैसा कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए। 5, 20, 2500, 100 रुपये, उसके पास 100 रुपये है तो 5 ही तो खरीद पाएगा, और इसको 5-50, यानी कि उसको 50 रुपये और चाहिए तभी तो खरीद पाएगा। ओके, तो यानी कि उसको 50 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, मान चलो हम उसको 50 रुपीज़ दे देते हैं, तब देखते हैं वो क्या अपना बिहेव प्रेफर करता है। तो अगर बेटा जी उसको हम 50 रुपीज़ प्लस कर दें तो 150 रुपये हो जाएगा, और 150 रुपये की बजट लाइन कितना बनेगी बताइए। 150 रुपये की अगर बजट लाइन बनाएंगे तो कितने से, 20 से डिवाइड करो, ठीक है। इसको अगर 150 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि हमारी बजट लाइन अब ये बनेगी, ये सस्ता है ये महंगा है, तो ये बनेगी हमारी बजट लाइन, यहाँ से ए से होता हुआ यहाँ आएगी, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि आप 150 को 20 से डिवाइड करो तो 2 7 14 7.5, यानी कि 7.5 तक आएगी, ठीक है, 7.5 तक है, 7.5 लगभग अप्रोक्सीमेट। और इसकी वाई की कितना ले सकता है वो, 150 को डिवाइड 10 मतलब 15, यानी कि ये 15 हो जाएगा। तो हमारी बजट लाइन बन जाएगी एक नई बजट लाइन, सी और डी, क्या बन जाएगी, ये सी और डी, ठीक है। यानी कि जब उसको पैसे हम दे देंगे, उसकी कॉस्ट को क्षतिपूर्ति कर देंगे जितने, ठीक है, नहीं खरीद पा रहा था, अगर उसको हम पेमेंट अलग से कर देंगे तो क्या होगा, वो फिर क्या करेगा बेटा, अब इस पॉइंट पे नहीं वो इसका डिसीजन लेगा। अब वो जाहिर सी पर्सनल रेशनल है, विवेकशील है, कंसिस्टेंसी है, तो ए पॉइंट को तो चूज़ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अब उसके लिए ए पॉइंट से ज़्यादा बेटर है कि 5 को तो घटाएगा, 5 क्वांटिटी नहीं खरीदेगा क्योंकि ये महंगा हो चुका है। अब ये इस पॉइंट पर कहीं भी जा सकता है ऊपर, ठीक है, लेकिन वो इस पॉइंट को यानी कि प्रीवियस बीएल बजट लाइन पर, प्रीवियस बीएल पे, बीएल को तो नहीं खरीदेगा, ये इस पॉइंट पर, इस लाइन के किसी ऊपर एक पॉइंट पर भी खरीद सकता है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। यानी कि रिवील्ड प्रेफरेंसेस का ए और सी के पॉइंट पर रहेगा, बी ए और बी के पॉइंट पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर रेट घट जाएगा तो ऊपर इधर रहेगा, समझे। तो रेट घटने पे क्या डिसीजन लेता है, रिवील्ड प्रेफरेंस कैसा करता है, और रेट बढ़ने पे कैसे अपना रिवील्ड को प्रेफरेंस करता है, ये पॉइंट थे समझाने के लिए क्लास। तो मार्केट में जो एडजस्टमेंट करता है, कंज्यूमर जो बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है कि प्राइस का चेंज किस तरह से हो रहा है।
ये तो थी क्लास रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का एक रफली आइडिया। अगर बहुत ज़्यादा इसको डेफिनेटली देखना है, बहुत मैथमेटिकल देखना है, तो बहुत सारा मैंने उसको ऑलरेडी बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं। इससे कैसे डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं, तो इस तरह से डिमांड कर्व ड्राइव कर सकते हैं कि देखो रेट गिरा तो डिमांड बढ़ा, रेट बढ़ा तो गुड्स का रेट घट गया, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है। इसको हम अगर ग्राफ के साथ प्रेजेंट करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व ड्राइव हो जाएगा क्लास। और प्रेफरेंस जोन हमेशा क्या रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये ऐसे ए पे, तो ये भी प्रेफरेंस जोन ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेफरेंस जोन है, ठीक है, और ये हमारा प्रेफरेंस जोन है। इसके नीचे सब घटिया हो जाते हैं, इसी के ऊपर वो जाता है क्लास। तो ये था रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का एक रफली आइडिया। उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स और बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है।